नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। कैबिनेट ने दी स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी। स्कूली शिक्षा में सुधार है मकसद। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू होगा प्रोजेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रिपोर्ट जारी। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने मिलकर जारी की रिपोर्ट। भारत लगातार 5वें साल सबसे बड़ा उत्सर्जक। भारत के 8 बीचेस को मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग बीचेस को दिया जाने वाला दुनिया का प्रमुख वॉलंटरी अवार्ड 1985 में फ्रांस से हुई थी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत किया संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना है योजना का मकसद। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है स्वामित्व। और कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स हुआ जारी। 129वें पायदान पर भारत। इंडेक्स के मुताबिक भारत की महज आधी आबादी के पास ही आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए खबरों की शुरुआत करें। केंद्रीय कैबिनेट ने स्टार्स यानी द स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट को आंशिक तौर पर वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड किया जा रहा है। इसका मकसद स्कूली शिक्षा में प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रीय स्तर पर डेटा और असेसमेंट सिस्टम में सुधार लाना है। इसके साथ ही 6 राज्यों में टीचिंग और लर्निंग आउटकम्स में सुधार करना भी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं। प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट में एक इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट भी शामिल है, जिसमें सरकार को आपदा की स्थिति में रिस्पॉन्ड करने में मदद मिल सकेगी, जैसे कि वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल बंद करने पड़े हैं। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा कंपोनेंट है परख। इसमें परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पर विकसित करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल था। शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर यह देश के सभी बोर्ड्स के विद्यार्थियों के असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए मानक तैयार करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के डेटा सिस्टम को मजबूत करना भी इसमें शामिल है। बीते दिनों ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत लगातार 5वें साल सबसे बड़ा उत्सर्जक बना रहा है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि 2018 के मुकाबले 2019 में भारत में SO2 उत्सर्जन में करीबन 6% की कमी देखी गई है। यह पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मानवीय कारणों के चलते 2019 के दौरान दुनिया भर में SO2 का जितना उत्सर्जन हुआ है, उसका 21% अकेले भारत में ही उत्सर्जित हुआ। उत्सर्जन के मामले में रूस दूसरे जबकि चीन तीसरे पायदान पर है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों को भारत में उत्सर्जन के मुख्य हॉटस्पॉट्स बताया गया है। इनमें सिंगरौली, नेवेली, सिपट, मुंद्रा, कोरबा, बोंडा, तमनार, तलचर, झारसुगुड़ा आदि बड़े हॉटस्पॉट्स के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह सही है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा बढ़ रहा है, लेकिन भारत में जितने भी कोयला संयंत्र हैं उनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक की कमी है। यह तकनीक SO2 के उत्सर्जन को हटाने के लिए काफी जरूरी है। 2015 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला ऊर्जा संयंत्रों में SO2 के उत्सर्जन की अधिकतम सीमा तय कर दी थी, लेकिन 2017 तक ज्यादातर प्लांट्स फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स नहीं लगा सके। हालांकि अब इस डेडलाइन को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैस में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। इस तकनीक में वेट स्क्रबिंग और ड्राई स्क्रबिंग शामिल हो सकती है। वेट स्क्रबिंग में फ्लू गैस को एक एब्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है। यह एब्जॉर्बेंट तरल या किसी ठोस पदार्थ का गारा हो सकता है। SO2 इस एब्जॉर्बेंट में या तो घुल जाती है या फिर उससे अभिक्रिया करके उसमें ट्रैप हो जाती है।
भारत के 8 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ये बीचेस 8 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनमें गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कर्नाटक के कासरकोड और पादुबिद्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राधानगर बीच शामिल है। भारत को यह सर्टिफिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी के द्वारा दिया गया है। इस जूरी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IUCN, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन शामिल थे। ब्लू फ्लैग बीचेस को दिया जाने वाला दुनिया का प्रमुख वॉलंटरी अवार्ड है। इसके लिए पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और पहुंच जैसे क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था FEE यानी द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है। प्रोग्राम का मकसद फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस से की गई थी। UNDRR यानी UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक नई रिपोर्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 से 2019 जारी की है। इसके मुताबिक साल 2000 से 2019 के बीच 7,348 बड़ी आपदाएं आई हैं। इन आपदाओं के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को $2.97 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही आपदाओं की संख्या दोगुनी होने का कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है। गौरतलब है कि 1980 से 1999 के बीच 4,212 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई थीं। रिपोर्ट में जैविक आपदाओं और बीमारियों से जुड़ी हुई आपदाओं मसलन कोरोना महामारी के बारे में बात नहीं की गई है। आपको बता दें कि UNDRR आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए UN के फोकल पॉइंट के तौर पर कार्यरत है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के लागू होने की निगरानी करता है। साथ ही देशों को इसे लागू करने में सहयोग भी करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए लाया गया था। इसे जापान के सेंडाई में आयोजित हुए तीसरे UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दौरान 2015 में अपनाया गया था। बीते 14 अक्टूबर को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा कचरे का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रूप है, पर साथ ही यह कचरे का सबसे मूल्यवान स्ट्रीम भी है। एक सामान्य अनुमान के मुताबिक 1 टन ई कचरे में से निकलने वाली चांदी की मात्रा का 1 टन सिल्वर अयस्क से निकलने वाली चांदी से अधिक होने की संभावना होती है। दरअसल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि ने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और डिस्पोजेबल आय को बढ़ाया है, पर साथ ही ई कचरे के उत्पादन की प्रवृत्ति भी बढ़ गई है। इसके मुख्य कारणों में बहुत ज़्यादा और गैर जिम्मेदार खपत, उत्पादों के छोटे जीवन काल आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई कचरा पैदा हुआ था, यानी कि इस दौरान लगभग 7.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से ई कचरा पैदा हुआ। अगर इस ई कचरे के कलेक्शन और रिसाइकलिंग पर नजर डालें तो वैश्विक स्तर पर इसकी दर महज 14.66% है, जबकि ई कचरे के वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन के लिए 2019 तक 78 देशों में पॉलिसी या कानून बन चुके हैं। भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में यहां 3.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ, लेकिन इस कचरे के 90% का कोई भी विवरण मौजूद नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में 312 पंजीकृत ई कचरा रिसाइकलर्स हैं, जो एक साल में लगभग 7,82,080 टन ई कचरे के रिसाइकलिंग की क्षमता रखते हैं। 15 अक्टूबर से दिल्ली और आसपास के NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया है। यह एक्शन प्लान दिल्ली और NCR क्षेत्र में पिछले 3 सालों से लागू किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक दिल्ली और NCR क्षेत्र मसलन नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम यानी गुड़गांव में डीजल जनरेटर सेट्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। डीजल जनरेटर का प्रयोग अपवाद के तौर पर इमरजेंसी और बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राधिकारी रात को पेट्रोलिंग के जरिए उद्योगों से निकलने वाले धुएं, कचरे को जलाने जैसी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी के छिड़काव का भी निर्देश दिया गया है। ग्रैप एक इमरजेंसी मेजर्स के तौर पर काम करता है। प्लान में कई कैटेगरी मसलन पुअर, वेरी पुअर, सीवियर आदि दी गई हैं। इनके मुताबिक मेजर्स अपनाने होते हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरीज के तहत NCR के लिए ग्रैप तैयार किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में इसे नोटिफाई किया था।
EPCA यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी इसे लागू करती है। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का हाल ही में शुभारंभ किया। इसमें लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बाद में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड की हार्ड कॉपी दी जाएगी। स्वामित्व एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। इस योजना को 2020 से 2024 की 4 साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों के गांवों, साथ ही पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों को 2020-21 के पायलट चरण में शामिल किया जा रहा है। इसमें करीब 1 लाख गांव शामिल होंगे। इन सभी 6 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण और योजना के क्रियान्वयन के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों ने डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड के प्रारूप और ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए गांवों के चयन को भी अंतिम रूप दे दिया है। विभिन्न राज्यों में इस संपत्ति कार्ड के लिए अलग अलग नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा में इसे टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख और उत्तर प्रदेश में घरौनी नाम दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इकोनॉमिक साइंस के लिए सेवेरिएज रिक्सबैंक पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार को आमतौर पर अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। दोनों विजेता वर्तमान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। इन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के इन्वेंशंस के लिए दिया गया है। दोनों विजेता 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8.33 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि समान रूप से साझा करेंगे। आपको बता दें कि विल्सन ने कॉमन वैल्यू के साथ वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत विकसित किया है। कॉमन वैल्यू किसी वस्तु के लिए एक ऐसा मूल्य होता है जो पहले से अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान होता है। वहीं मिलग्रोम ने नीलामी का एक और अधिक सामान्य सिद्धांत तैयार किया जिसमें न केवल कॉमन वैल्यू को बल्कि निजी मूल्यों को भी शामिल किया गया। किसी वस्तु के लिए निजी मूल्य सभी बिडर्स के लिए अलग अलग होता है। नीलामी सिद्धांत से किसी वस्तु की कीमत की खोज की जाती है। नीलामी का सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि नीलामी कैसे तैयार की जाती है, उन्हें कौन से नियम नियंत्रित करते हैं, बोली लगाने वाले कैसे व्यवहार करते हैं और नतीजे क्या रहते हैं। नीलामी को डिजाइन करते समय 3 मुख्य बातों को समझने की जरूरत है। पहली यह कि नीलामी का नियम क्या है, मतलब नीलामी में खुली बोली है या बंद बोली। इसके आधार पर भी बोलियां अलग अलग हो सकती हैं। यही नहीं, सिंगल बिड्स बनाम मल्टीपल बिड्स में भी बिडर्स के बोली व्यवहार में अंतर हो सकता है। दूसरा मुख्य वेरिएबल वह वस्तु या सेवा होती है जिसे नीलामी के लिए रखा जा रहा है। कुछ वस्तुएं और सेवाएं सभी बिडर्स के लिए कॉमन वैल्यू की हो सकती हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं या सेवाओं के लिए सभी बिडर की नज़र में निजी मूल्य अलग अलग हो सकता है। तीसरा मुख्य वेरिएबल है अनिश्चितता। इसके मुताबिक किस बिडर को वस्तु के बारे में क्या क्या जानकारी है यह दूसरे बिडर को नहीं पता होता है। WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार के दौरान नोबेल समिति ने सशस्त्र संघर्ष और भुखमरी के बीच संबंध पर जोर दिया। समिति के मुताबिक लगभग 80% क्रोनिक कुपोषित बच्चे सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित देशों में बसते हैं। WFP द्वारा इन क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रयासों को ध्यान में रखा गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी ने खाद्य असुरक्षा और अकाल की समस्या को बढ़ा दिया है। यह अनुमान है कि महामारी के प्रभाव में भूखे लोगों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। समिति की माने तो जीरो हंगर अपने आप में एक फोकस बिंदु होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भूख को टाला नहीं जा सकता। ऐसे समय में WFP को मिलने वाला यह सम्मान लोगों को इस ओर जागरूक करेगा। आपको बता दें कि WFP की स्थापना 1961 में की गई थी। इसने 1963 में सूडान में पहला विकास कार्यक्रम शुरू किया। यह भारत में भी 1963 से ही काम कर रहा है। WFP भूख की समस्या पर ध्यान देने वाले और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले बड़े मानवीय संगठनों में से एक है।
आरबीआई ने देश के विदेशी मुद्रा और स्वर्ण भंडार के प्रबंधन के लिए एनजीटीए यानी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन को लाने का फैसला लिया है। यह एप्लीकेशन आरबीआई के कामकाज में सुधार लाएगा। एनजीटीए का इस्तेमाल मल्टी करेंसी लेन देन और सेटलमेंट में किया जाएगा। इसके अलावा वेब आधारित यह एप्लीकेशन नए उत्पादों और प्रतिभूतियों को लॉन्च करने में स्केलेबिलिटी, गतिशीलता और लचीलापन भी लाएगा। एनजीटीए के लिए आरबीआई ने एलिजिबल वेंडर्स को बोली के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए उन वेंडर्स को पात्र माना गया है जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और गोल्ड जैसे एसेट्स में लेन देन करते हैं। इसका कार्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स, मनी मार्केट, गोल्ड तरीके एसेट्स में लेन देन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, कार्य प्रवाह प्रबंधन, आरक्षित प्रबंधन, विभिन्न थर्ड पार्टी और इन हाउस सिस्टम के साथ एकीकरण करना है। एनजीटीए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटीज या अनुबंध की सभी जरूरी जानकारियों को ऑटोमेटिक ही ले लेगा। महामारी के चलते बदहाल हुई आर्थिक मांग को फिर से पटरी पर लाने के लिए बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 73,000 करोड़ के 2 नए प्रस्तावों की घोषणा की। इन प्रस्तावों को 2 बड़े भागों में बांटा गया है, एक उपभोक्ता खर्च और दूसरा पूंजीगत व्यय। मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता खर्च प्रस्ताव में एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर योजना और विशेष पर्व अग्रिम योजना शामिल हैं। एलटीसी कैश वाउचर योजना खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के कर्मियों को ध्यान में रखकर लाई गई है। एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत सरकार सरकारी कर्मियों को 2018 से 2021 के दौरान एक लीव ट्रैवल कंसेशन पर नकद भुगतान करेगी। हालांकि जो भी कर्मचारी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें किराए की 3 गुना कीमत की वस्तु या सेवा खरीदनी होगी। वहीं उन वस्तुओं को ही खरीदना जरूरी होगा जिन पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी लगता है। सरकार के मुताबिक अगर केंद्र के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना में शामिल होते हैं तो इस पर 7,575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। अब आते हैं दूसरी योजना यानी विशेष पर्व अग्रिम योजना पर। इस योजना के तहत सरकार राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारियों द्वारा मांग को बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देगी। हालांकि उन्हें यह अग्रिम राशि 31 मार्च 2021 तक खर्च करनी होगी। दूसरे प्रस्ताव के तहत सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विचार किया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के तहत सरकार 2 तरह के प्रावधान लाने जा रही है। पहला राज्यों के लिए विशेष सहायता और दूसरा संवर्धित बजट प्रावधान। राज्यों के लिए विशेष सहायता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग के तहत पूर्वोत्तर के हर एक राज्य को 200 करोड़ रुपए, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को अलग अलग 450 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरे भाग के तहत बाकी बचे सभी राज्यों के लिए 7500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि तीसरे भाग के तहत राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। लेकिन इसमें वे राज्य ही शामिल होंगे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में बताए गए 4 में से 3 सुधारों पर खरे उतरे हैं। संवर्धित बजट प्रावधान की बात करें तो इसके तहत सरकार ने सड़क, रक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजीगत उपकरणों पर खर्च के लिए अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए का बजट जोड़ने का फैसला लिया है। ऑक्सफैम ने हाल ही में कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया। इंडेक्स में भारत को 158 देशों में 129वें पायदान पर रखा गया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत ने अपने बजट का महज 4% हिस्सा ही महामारी के वक्त स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया है, जो कि दुनिया के देशों में चौथा सबसे कम खर्च है। दरअसल इस वर्ष कोविड-19 से लड़ने के लिए देशों को उनके बजट का 15% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने की सिफारिश की गई थी, पर इस इंडेक्स की माने तो 158 देशों में से केवल 26 देशों ने ही ऐसा किया है। गौरतलब है कि भारत में कोविड-19 के रिकवरी के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि देश में इस महामारी से लड़ने में सभी आर्थिक वर्ग के लोगों का समान प्रदर्शन रहा हो। ऑक्सफैम ने इसकी वजह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर कम खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रम अधिकारों तक कम पहुंच बताई है। इंडेक्स के मुताबिक भारत की महज आधी आबादी के पास ही आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है। वहीं 70% से अधिक स्वास्थ्य खर्च लोगों को खुद की जेब से भरने पड़ते हैं। इसके अलावा ज्यादातर कामगार निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधे से भी कम कमाते हैं। लगभग 71% का कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं है, जबकि 54% को तो पेड लीव भी नहीं मिलती। इंडेक्स की माने तो भारत में लगभग 10% ही कार्यबल फॉर्मल सेक्टर में है।
इस इंडेक्स को बनाने के लिए देशों द्वारा 3 क्षेत्रों में बनाई जाने वाली नीतियों और कार्यों को मापा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहित सार्वजनिक सेवाएं, कराधान और श्रमिकों के अधिकारों को शामिल किया गया है। अमूमन इन क्षेत्रों के द्वारा ही असमानता के आंकड़ों को सीधे तौर पर समझा जा सकता है। अपोजिशन परिघटना के चलते मंगल ग्रह अक्टूबर में तीसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट बन गया है। यह घटना हर 2 साल 2 महीने पर होती है। अगली बार यह नज़ारा 8 दिसंबर 2022 को दिखाई देगा। अपोजिशन में सूर्य, पृथ्वी और एक बाह्य ग्रह एक सीधी रेखा में होते हैं। पृथ्वी इनके बीच में होती है। आमतौर पर जिस साल अपोजिशन होता है उस साल बाह्य ग्रह पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर होता है। इस नज़दीकी की वजह से बाह्य ग्रह आकाश में चमकीला दिखाई देता है। अपोजिशन की घटना किसी भी बाह्य ग्रह के साथ हो सकती है। चूंकि अभी मंगल ग्रह के साथ हुई है, इसलिए बाह्य ग्रह के स्थान पर मंगल को रखकर समझा जा सकता है। अपोजिशन मंगल की कक्षा में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस समय ग्रह सूर्य के भी नजदीक होता है। हाल ही में एक एक्वापॉनिक्स फैसिलिटी का गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना में उद्घाटन किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग मोहाली द्वारा तैयार किया गया है। एक्वापॉनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें मछलियों और पौधों दोनों को एकीकृत तरीके से उगाया जाता है। मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए उर्वरक के तौर पर काम करता है। पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पानी को फिल्टर कर देते हैं। ये फिल्टर फिश टैंक को भरने के काम आता है। इसमें मिट्टी और उर्वरकों की जरूरत नहीं होती। एक्वापॉनिक्स एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तकनीक है। इससे जमीन पर दबाव कम होता है और परिचालन लागत में कमी आती है। एक्वापॉनिक्स पालक, शिमला मिर्च, धनिया, ब्रोकली और कुछ अन्य लीफी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग के बुनियादी ढांचे के विनिर्माण और स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए गए हैं। यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और देश के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच हुआ है। इसके तहत कुल 13 समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत किए गए। इस समझौते के तहत असेंबलिंग और विनिर्माण सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना के अलावा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के महत्वपूर्ण घटकों की स्थापना की जाएगी। समझौते का मकसद पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सीडैक पर एक्सस्केल सर्वर बोर्ड्स का डिजाइन और निर्माण, सिलिकॉन फोटोनिक्स सहित एक्सस्केल इंटरकनेक्ट और स्टोरेज तथा स्वदेशी हार्डवेयर को विकसित करना है। दरअसल सुपर कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, सरकारी सूचना प्रणालियों जैसे अनेक क्षेत्रों में अहम योगदान देता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसके बुनियादी ढांचे के बेहतर होने से देश में व्यापक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके पूरे देश में राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाया जा सकता है। यह मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। इसका मकसद 7 वर्ष की अवधि में 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत को सुपर कंप्यूटिंग में विश्व नेता बनाना है। आपको बता दें कि मई 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का ऐलान किया गया था, जिसकी नोडल एजेंसी सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। ट्राइफेड ने एमएसएमई मंत्रालय, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और आईआईटी कानपुर के सहयोग से छत्तीसगढ़ में टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च की है। टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोजेक्ट के तहत वन धन योजना में एनरोल्ड जनजातियों में उद्यमिता का विकास किया जाएगा। इसका मकसद भारत की जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाना है। ट्राइफेड को अगस्त 1987 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव संस्था के तौर पर गठित किया गया था। इसका मकसद देश की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ट्राइफेड जनजातियों के लिए मार्केट डेवलपर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के तौर पर काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वन धन योजना को 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है। इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी ट्राइफेड है। इस योजना का मकसद जनजातियों द्वारा वनों से इकट्ठा किए गए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन करके आय का सृजन करना है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। प्रिय व्यूअर्स,
पिछले बुलेटिन में हम आपको मिस्र के मैप के साथ छोड़कर गए थे। दरअसल हालिया दिनों में मिस्र चर्चा में रहा है। यहाँ कुछ समय पहले अत्यधिक प्राचीन काल के 59 ताबूत पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन ताबूतों को लगभग 2600 साल पहले दफनाया गया था। मिस्र के नक्शे की बात करें तो यह देश अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने पर अवस्थित है। कर्क रेखा इस देश के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है और काहिरा इस देश की राजधानी है। यह पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान और उत्तर पूर्व में इजराइल से अपनी सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर जबकि पूर्व में लाल सागर है। हालांकि दक्षिण पूर्व के इसके कुछ हिस्से पर सूडान अभी भी अपना दावा करता है। इसके उत्तर पूर्व में सिनाई प्रायद्वीप है, जिसके पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में स्वेज खाड़ी, दक्षिण पूर्व में अकाबा की खाड़ी जबकि दक्षिण में लाल सागर है। स्वेज नहर सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र की भूमि से अलग करती है। मिस्र में वार्षिक वर्षा न के बराबर होती है, इसलिए इसका ज्यादातर भौगोलिक हिस्सा मरुस्थलीय है। लेकिन नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसकी वजह से उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों और मध्य भाग में नमी बनी रहती है। स्वेज नहर की बात करें तो यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यह नहर दक्षिण एशियाई एवं पश्चिमी प्रशांत महासागरीय देशों के लिए यूरोप जाने का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। प्रिय व्यूअर्स, उत्तर कोरिया हमेशा की तरह पिछले दिनों फिर चर्चा में रहा। उत्तर कोरिया ने एक काफ़ी बड़े आकार की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल तैयार की है, जिसे लेकर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फिर तनातनी हुई है। अगले बुलेटिन में हम आपको उत्तर कोरिया के नक्शे के बारे में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं। साथ में आपको यह भी बताना है कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा बहती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का बीते दिनों सुखोई 30 MKI जेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रुद्रम एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। आपको बता दें कि एंटी रेडिएशन मिसाइलों को दुश्मन के रडार, संचार एसेट्स और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पुणे के लुल्लनगर में कुछ दिनों पहले भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मकसद पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद रोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय करना था, जिसके लिए सेना और प्रक्रियाओं का सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है। इस अभ्यास में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और सेना की बम डिस्पोजल टीमों के साथ साथ आतंकवाद निरोधी दस्ते और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम भी शामिल हुई। हाल ही में गोवा को देश का पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% फंक्शन घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। हर घर जल जल जीवन मिशन का हिस्सा है। जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण और शहरी घरों में पाइप जलापूर्ति यानी हर घर जल प्रदान करना है। RBI ने RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स को दिसंबर माह से 24/7 यानी 24 घंटे उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। बड़े मूल्य के लेन देन में उपयोग होने वाले RTGS में यह सुविधा कारोबार के लिए अनुकूल कदम है। इससे पहले RBI ने दिसंबर 2019 से NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम को भी 24 घंटे के लिए उपलब्ध कर दिया था। साथ ही जुलाई 2019 से RBI ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से NEFT और RTGS के माध्यम से लेन देन पर शुल्क लगाना भी बंद कर दिया था। बीते 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का आयोजन किया गया। इस साल की थीम माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर रही। दरअसल 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में घोषित किया था।
भारत की पहली HFC यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार का पुणे में पहला सफल परीक्षण किया गया। इस तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। HFC तकनीक में ऑन बोर्ड गैस सिलेंडर से हाइड्रोजन गैस एनोड पर क्रिया करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करता है। प्रोटॉन कैथोड पर उपलब्ध स्थानीय हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी का उत्पादन करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट से गुजरते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय में एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों के लिए पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन को चुना गया। इसके अलावा रूस और क्यूबा को भी उनके क्षेत्रों से मानवाधिकार निकाय के लिए चुना गया है। दरअसल चुनाव से पहले यूरोप, अमेरिका और कनाडा के मानवाधिकार समूहों के गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से चीन, रूस, सऊदी अरब, क्यूबा, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के चुनाव का विरोध करने का आह्वान किया था। इस गठबंधन का तर्क यह था कि इन देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड इन्हें इस निकाय में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित करते हैं। बीते दिनों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचिपू सुरंग का शिलान्यास किया। यह 450 मीटर लंबी सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बालीपाड़ा चारदौर तवांग मार्ग पर है। बालीपाड़ा चारदौर तवांग मार्ग पर एक और 1.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। ये दोनों सुरंगें मिलकर चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों की दूरी 10 किलोमीटर तक कम कर देंगी। बीते दिनों भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक देने की घोषणा की गई। यह सम्मान सेना प्रमुख को नवंबर महीने में होने वाली उनकी नेपाल यात्रा के दौरान दिया जाएगा। नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को दिखाने के बाद भारत से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। हाल ही में वैज्ञानिकों को चीन में लिग्नाइट की एक खदान से बंदर की प्रजाति के जीवाश्म के नमूने मिले हैं। बताया गया है कि ये नमूने लगभग 6.4 मिलियन साल पुराने हैं। अफ्रीका के बाहर के क्षेत्र में मिला बंदर का यह जीवाश्म सबसे पुराना माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बंदर पेड़ों और जमीन दोनों पर घूमने फिरने में सक्षम थे। साथ ही उनके दांतों की बनावट से मिले संकेत के मुताबिक ये अनेक प्रकार के पौधों, फलों और फूलों को खाते थे, जबकि एप्स ज्यादातर फल खाते हैं। बीते दिनों नासा ने 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि यानी आउटर स्पेस ट्रीटी और अन्य समझौतों के आधार पर अपने आर्टेमिस चंद्रमा लैंडिंग कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन नए नियमों के मुताबिक आने वाले मिशनों में अपोलो 11 के ट्रैंक्विलिटी बेस जैसे ऐतिहासिक चंद्र स्थलों पर कोई ट्रेस पासिंग नहीं होनी चाहिए। अब तक 8 देशों ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। हाल ही में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इबोला के इलाज के लिए पहली दवा को मंजूरी दे दी है। इस अमेरिकी रेगुलेटर ने रेजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित दवा को वयस्कों और बच्चों के इलाज के लिए भी अनुमति दी है। इस दवा का नाम इनमाजेब है। इस उपचार में 3 एंटीबॉडीज के कॉम्बिनेशन की मदद से वायरस को खत्म किया जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले FDA दिसंबर 2019 में इबोला के लिए पहली वैक्सीन को भी अनुमति दे चुका है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।